नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों ने ये साबित कर दिया कि देश की जनता ने मोदी को पूरी तरीके से नकार दिया है। पिछले 10 सालों से बीजेपी IT सेल ने मोदी को लेकर बड़े से बड़े सफेद झूठ जनता के सामने परोसे, जिसका एक भी फीसदी लाभ जनता को नहीं मिला। देश की जनता पिछले 10 सालों से महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रही थी, जिसके बाद जब जनता को 2024 में मौका मिला तो मोदी को उनके सफेद झूठ का आईना दिखा दिया और 303 के आंकड़े से 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे मोदी की लोकप्रियता खत्म होने की कगार पर आ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और मोदी ने सत्ता में आने के बाद से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जिससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और देश की जनता ने मोदी को नकार दिया। जिसके बाद मोदी ने अपने सहयोगियों से मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही का जनता ने करारा जवाब दे दिया। बावजूद इसके मोदी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही देश में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, लेकिन मोदी ने हमेशा की तरह इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साध ली और आज तक एक भी शब्द नहीं बोला, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कई बार इस सभी मुद्दों पर सरकार से चर्चा करने की मांग की, लेकिन मोदी चर्चा के लिए तैयार ही नहीं हुए और सभी मामले जस के तस बने हुए हैं और छात्र सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इतना क्यों डरने लगे हैं कि राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और राहुल गांधी की बार बार छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मोदी और बीजेपी के पास राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और उनके सवालों को लेकर के अब कांग्रेस कार्यालयों पर हमला करने लगे हैं, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एक अकेला सब पर भारी कहने वाली मोदी की अकेले राहुल गांधी ने परेशान करके रख दिया है। आपको बता दें कि एक बड़ा वर्ग जो मोदी की कार्यप्रणाली से क्रोधित था, सत्ता से बेदखल होते देखने को उतावला भी था और उसने अपने साथ लिए अब मोदी सरकार के लिए नायडू और नीतीश बैसाखी नहीं बनेंगे। वहीं विचार बना लेना कि परिस्थितियों का सही आंकलन करना दोनों अलग अलग पैमाने हैं। आपको बता दें, अपेक्षा से अधिक विचार करने वाली बात है कि नायडू और नीतीश ने क्या चुनाव परिणाम के बाद NDA में शामिल होने का मन बनाया है? नहीं ना। मतलब साफ है कि दोनों पहले से ही NDA का हिस्सा थे। NDA में शामिल होने के पहले ही उन सब ने हर पहलू पर मंथन किया होगा। वो बीजेपी के प्रबंध कौशल से पूर्णतः परिचित थे। वे बेहतर तरीके से जानते थे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे की संभावना कम ही है। ऐसी स्थिति में NDA का पल्ला जो था वो भारी रह सकता है और गठबंधन में रहने का उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको बता दें, बिहार में तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता नीतीश को हजम नहीं हो पा रही है। वहीं तेजस्वी अपनी लोकप्रियता को चुनावी परिणाम में बदल पाने में हमेशा फेल साबित होते रहे हैं। बता दें, असरदार रणनीति और कमजोर चुनावी प्रबंधन उनकी विफलता के कारण हो सकते हैं। जब नीतीश अपनी पार्टी की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं, तब गलत ही क्या है? उन्हें अपनी पार्टी को ऊंचाई पर स्थापित करने का पूरा हक है। वो राजनीति के दांवपेच खूब समझते हैं। पिछले 14 सालों में उनकी पार्टी हिमालय की ऊंचाई से लुढ़कते लुढ़कते जो है वो बामुश्किल जमीन पर टिक गई है। यहाँ पर चुनावी परिणाम का एक आंकड़ा देना सही होगा। आपको बता दें कि जेडीयू 2010 के विधानसभा में 115 सीट जीती थी, लेकिन 2015 के चुनाव में महागठबंधन में चुनाव लड़कर महज 71 सीटें जीतने में सफल रही। महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी की बची 43 सीट कांग्रेस के खाते में थी। वहीं नीतीश के पलटने के कौशल के पारखी लालू ने वायदे के मुताबिक नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी खुशी खुशी सौंप दी थी। चुनाव प्रचार में मोदी द्वारा कसे तंज की नीतीश का DNA खराब है को होशियार बनाते हुए नीतीश ने इस बयान को बिहारियों की अस्मिता से जोड़ दिया। फलस्वरूप बीजेपी 91 सीट की संख्या में धड़ाम से नीचे गिरती हुई 53 सीट पर आकर अटक गई। चुनाव के पहले से लालू जी को चारा चोर रेलवे घोटाला से जोड़कर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का दुष्प्रचार चल रहा था। तब नीतीश को लालू का खोट दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही तेजस्वी लोकप्रिय और प्रभावशाली होने लगे, नीतीश को दोनों बाप बेटे भ्रष्टाचारी दिखने लगे। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के मार्ग पर बढ़ते हुए नीतीश को थोड़ी परेशानी होने लगी। तो आने वाले समय में मेरी कुर्सी तेजस्वी यादव के हाथों में ना चली जाए, जिसके चलते नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए और एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने की बात कही है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली।
बता दें, बिहार में हुए 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा थे। पीठ में छुरा घोंपने में परंपरागत बीजेपी ने जेडीयू को दीमक की तरह खत्म करने का अभियान चला दिया। वहीं चिराग पासवान के सहयोग से खुद के पार्टनर की नैया डुबाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन जेडीयू डूबने से पहले ही किनारे पहुंच गई और जेडीयू गिरते गिरते 43 सीट जीतने में कामयाब रही। बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। जाहिर सी बात है, डील हुई होगी कि बिहार नीतीश के हवाले, जहां बीजेपी कोई दखल नहीं देगी। केंद्र मोदी के जिम्मे, जहां जेडीयू दखल देने से अलग रहेगी। आरसीपी सिंह को नीतीश की मर्जी के बिना ही बीजेपी ने केंद्र में 7 जुलाई 2021 को उन्हें स्टील मंत्रालय दे दिया था। यहीं से जेडीयू और बीजेपी में विवाद शुरू हुआ था। अंततः आरसीपी सिंह को जेडीयू से निष्कासित कर मामला शांत हुआ। नीतीश जब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी दशा में केंद्र में अपने दल के लिए महत्वपूर्ण विभाग की मांग कर किसी को बड़ा नेता बनाने का जोखिम वो क्यों उठाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की डील तक सहमति बन गई होगी। इसी के सहारे नीतीश अपना व्यक्तित्व चमकाकर फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मजबूती से बैठना चाहेंगे। रही उनकी आखिरी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, ये विकल्प बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगा। तब तक नीतीश मोदी की जेब में हाथ डालते रहेंगे और मोदी अपनी जेब से कुछ ना कुछ निकाल कर नीतीश की जेब भरते ही रहेंगे, जब तक दोनों एक दूसरे की जरूरत रहेंगे। संभव है कि दोनों के बीच ये तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक के सामने कोई समस्या ना आ जाए। आपको बता दें कि नायडू साहब की स्थिति की विमोचना करना भी जरूरी है। बता दें कि नायडू के लिए गठबंधन का एक ही विकल्प खुला है। आंध्र प्रदेश की जनता कांग्रेस से बहुत गुस्सा है। जिस तरह से कांग्रेस में तेलंगाना के विभाजन में आंध्र प्रदेश की अनदेखी की है, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश से छीनकर तेलंगाना को दे दिया, इसका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहेगा। वहीं टीडीपी कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश में खड़े होना पसंद नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर तेलंगाना में एक साथ मिलती नजर आ सकती है। बता दें कि विकल्प के अभाव में एनडीए के साथ खड़े होने की टीडीपी की मजबूरी है। भले ही टीडीपी आंध्र प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी, फिर भी गठबंधन धर्म का अनुपालन करना ही था। विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 45.6% और वाईएसआरसी को 39.4% वोट मिले हैं। बता दें, नायडू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने बेटे नारा लोकेश को स्थापित करना चाहते हैं। जगन रेड्डी उस मार्ग के कांटा तो थे ही, अब नई मुसीबत पवन कल्याण के रूप में जन्म ले चुकी है। बता दें, पवन कल्याण एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। वहीं नायडू जानते हैं कि दक्षिण के अभिनेताओं की राजनीति में सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एनटी रामा राव जो उनके ससुर ही रहे हैं, वहीं एमजी रामचंद्रन, के करुणानिधि, जयललिता का उदाहरण उनके सामने देखने के लिए उपस्थित हैं। विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने 6.8% वोट और 21 सीट हासिल की हैं। साथ ही साथ लोकसभा में भी इनके 2 सदस्य हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ना तय है। फिल्मों में भी वो इसी तरह की भूमिका निभाई है। अब उनके सामने विकल्प उपलब्ध है। रियल लाइफ को रियल लाइफ उतारे। जब वो आंध्र प्रदेश में उलझे हैं, तब केंद्र में दखल देकर अनावश्यक तौर पर अपनी ऊर्जा बर्बाद क्यों करेंगे। वहीं इन सभी बातों से साफ है कि मोदी के जितने सहयोगी हैं, सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, जिसके चलते सभी मोदी के साथ हैं। वहीं जैसे भी कोई कमी आई और उनकी मांगे नहीं पूरी हुई, तो कभी भी पलटी मार सकते हैं और बैसाखी के सहारे चल रही मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी की और मोदी राहुल की लोकप्रियता का कैसे सामना करते हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।